हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका हम लोग 13th चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो 13th चैप्टर है जिसका नाम है आवर होम अर्थ, मतलब अर्थ के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा अर्थ के रिगार्डिंग, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करता है, अर्थ का क्या पोजीशन है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स है, अर्थ का पोजीशन क्या है, अर्थ जो है सभी प्लैनेट से यूनिक कैसे है, अर्थ पे ही लाइफ क्यों है, बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ क्यों नहीं है। ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक चैप्टर ही है लेकिन अब इसको मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स कर दिया है इसीलिए आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा। इसीलिए पार्ट 1 को अलग पढ़ लीजिएगा और पार्ट 2 को अलग पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 को कंप्लीट कीजिएगा। एक साथ दोनों को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में आप प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जो सोलर सिस्टम हम लोग जाने थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात करेंगे अर्थ के रिगार्डिंग। और पार्ट 2 में हम लोग का एक चैप्टर ही है बट इसमें मिक्स कर दिया है। उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल और एक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 को अलग पढ़ लीजिएगा, फिर पार्ट 2 को अलग से पढ़िएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मिक्स कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो 13th चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो हम लोग का अब जो पार्ट होगा वह होगा आपका रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, सारे चीज को हम लोग यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़िए। व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग? कौन सा प्रोसेस है, क्या चीज है जो लाइफ को डिसअपियर होने से रोकता है? मतलब जब से दुनिया में लाइफ आया वो लाइफ आते जा रहा है, चलते जा रहा है, ये लाइफ खत्म नहीं हो रहा है। वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा काम यहाँ का ऑर्गेनिज्म कर रहा है जिससे लाइफ जो है सस्टेन कर रहा है, लाइफ जो है आगे बढ़ रहा है, लाइफ कभी खत्म नहीं हो रहा है ना। अनसेस्टर के अनसेस्टर के अनसेस्टर के अनसेस्टर के अनसेस्टर से चला आ रहा है और वो जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है। कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है भैया एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ को कंटिन्यू रखता है। मतलब जब से अर्थ पे लाइफ आया है तब से ये लाइफ आगे जाते जा रहा है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये लाइफ कैरी हो रहा है। किस प्रोसेस के द्वारा? उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। तो चलिए रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब जिस तरह वो स्पेसीज होगा उसी तरह अपने नए बच्चे को क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब उसको जन्म देगा। अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब हो गया ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर इंसान है तो उसका जो बेबी होगा, मतलब इंसान जो बेबी को रिप्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा? इंसान का बच्चा होगा। अगर काऊ है तो उसका जो बच्चा होगा, उसका जो बेबी होगा काऊ जैसा होगा। अगर डॉग है भैया तो उसका जो बेबी होगा डॉग जैसा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि डॉग है और उसका जो बेबी है भैंस हो जाए, या भैंस का बेबी जो है डॉग जैसा हो जाए, या इंसान का जो बेबी है किसी एनिमल जैसा हो जाए। ऐसा नहीं होता। मतलब जो स्पेसीज जैसा होगा वैसा ही बेबी को वो रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग समझ गए रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जब होगा मतलब बेबी को क्या करना है भैया? रिप्रोड्यूस करना है।
तो बेबी को जो हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे उसका दो मेथड होता है। तो रिप्रोडक्शन का दो मेथड होता है, एक होता ए सेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। अब दोनों में डिफरेंस क्या समझ लीजिए। ए सेक्सुअल मतलब अगर रिप्रोडक्शन में बेबी को रिप्रोड्यूस करने में एक ही कोई पेरेंट अगर इन्वॉल्व है, बेबी को रिप्रोड्यूस करने में कोई एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, या तो मदर इन्वॉल्व है या तो फादर, मतलब केवल मदर से या केवल फादर से अगर न्यू बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट होगा, या तो मदर होगा, मदर या क्या होगा फादर होगा। याद रखिएगा कैसे होगा सब आगे हम लोग समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल मदर से ही कैसे बच्चा जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, केवल फादर से ही कैसे होगा आगे हम देखेंगे। और बेबी शब्द यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका नए संतान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेबी का जो वर्ड है दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। डॉग का भी बच्चा है तो हम वहां पे बेबी ही सेंस लेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या एनिमल हो, उसका जो न्यू प्लांट्स होगा उसको हम लोग एक वर्ड बेबी लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि समझने में क्या हो आसानी हो। तो यहाँ पे ए सेक्सुअल में जो बेबी का भैया प्रोडक्शन होगा उसमें एक ही आदमी इन्वॉल्व होगा, या तो मदर या तो फादर, मतलब या तो मेल या तो फीमेल। कैसे होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे भैया तो यहाँ पे दो लोग होगा, मदर भी होगा और फादर भी होगा। मतलब मदर और फादर के कॉम्बिनेशन से अगर बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और केवल फादर से या केवल मदर से अगर बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, ए सेक्सुअल मतलब ओनली मदर या ओनली फादर, सेक्सुअल मतलब मदर प्लस फादर दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बेबी रिप्रोड्यूस हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए ए सेक्सुअल में अगर हम बात करेंगे, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ए सेक्सुअल में केवल या तो फादर है या तो मदर है। वो जो नया बेबी रिप्रोड्यूस होगा उसका कैरेक्टर पूरा क्या होगा, फादर जैसा होगा, जैसा फादर होगा वैसा ही उसका बेबी होगा। अगर मदर से वो बेबी बना है तो जो मदर का कैरेक्टर होगा हूबहू वही कैरेक्टर किस में चल जाएगा, उस बेबी में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा ऑर्गेनिज्म होता है वैसा ही उसका बेबी भी होता है। जैसे प्लांट्स के केस में हम लोग देखे हैं, टू कॉपी एग्जैक्ट कॉपी होगा, जैसा वो होगा वैसा ही वो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। इस सब का एग्जांपल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, बहुत सारे प्लांट्स भी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे भैया तो यहां पे जो बेबी होगा वो केवल मदर का कैरेक्टर नहीं लेगा, केवल फादर का कैरेक्टर नहीं लेगा, क्योंकि यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो बेबी का प्रोडक्शन हुआ है उसमें फादर भी इन्वॉल्व है और मदर भी इन्वॉल्व है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हुआ है। मतलब उस बेबी में दोनों का कैरेक्टर होगा, कुछ कैरेक्टर फादर का होगा और कुछ कैरेक्टर का होगा मदर का। हो सकता है ज्यादा वो फादर पे गया हो या हो सकता है ज्यादा वो मदर पे गया हो, लेकिन कैरेक्टर दोनों का होगा। लेकिन ए सेक्सुअल में केवल एक ही उसका पेरेंट्स है, केवल एक ही पेरेंट्स से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए उसमें केवल एक ही पेरेंट्स का पूरा कैरेक्टर चल जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भैया यहाँ पे फादर भी इन्वॉल्व है, मदर भी इन्वॉल्व है, तो निश्चित है दोनों का कैरेक्टर उस बेबी में जाएगा, वो गर्ल्स हो तब या बॉयज हो तब, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानते ही है, ह्यूमंस हो गया, हम लोग जैसे हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया ना, ये सब क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखिएगा एनिमल भी करता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन हम बात कर रहे हैं। एनिमल मतलब पूरा ह्यूमन को लेके। प्लांट्स में भी उसी तरह होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एनिमल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, एनिमल के बारे में।
तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, किसमें? इन एनिमल। एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, जहां पे एसेक्सुअल बोलेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ओनली वन पेरेंट्स, मतलब ओनली मदर, ठीक है, या ओनली फादर। और मदर और फादर का सेंस हम लोग क्या लेंगे? मेल और फीमेल, याद रखिएगा, मेल और फीमेल, ठीक है, ये सेंस याद रखना है, ठीक है। प्लांट्स के रिगार्डिंग भी बात करेंगे या किसी एनिमल के रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे, मदर फादर, मेल फीमेल, ठीक है। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which only one parent is involved. एसेक्सुअल एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, एक मेथड है जिसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, या तो मदर होगा ओनली या तो फादर होगा ओनली। क्लियर है? अब यहां पे एक पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ये आगे समझ में आएगा। नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो वर्ड है गैमेट्स, इसे घबराइएगा नहीं, आगे हम बताएंगे गैमेट्स होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनता है, क्योंकि गैमेट्स कब बनेगा भैया? जब मदर और फादर कंबाइन होंगे तब, मदर और फादर मिलेंगे तब। तो यहाँ पे केवल मदर है या केवल फादर है, दोनों तो है नहीं, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट्स क्या है आगे समझ में आएगा। यहां पे एक और पॉइंट है, द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जैसा पेरेंट होगा लगभग हूबहू उसका बेबी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट है, तो टोटल कैरेक्टर उसमें किसका जाएगा भाई? एक ही का जाएगा। मदर होगा तो मदर का टोटल कैरेक्टर जाएगा, फादर होगा तो टोटल कैरेक्टर फादर का जाएगा। इसीलिए एसेक्सुअल में जो बेबी का प्रोडक्शन होता है वो आइडेंटिकल होता है किसके? उसके पेरेंट के। या तो मदर होगा तो मदर के, फादर होगा तो फादर के। चलिए अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं एनिमल में, मतलब कुछ माइक्रोब्स में और सिंपल एनिमल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्लांट्स भी आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, ये सब जो बताने जा रहे हैं याद रखिएगा। एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन क्या है भैया? तो याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बाइनरी फिजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रखिएगा। अब बाइनरी फिजन में होता क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है टू पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। ये जो होगा दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक समय आएगा, ठीक है, मैच्योर हो गया, एक समय आएगा, ये टू पार्ट्स में टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर ये टूटेगा दो पार्ट्स में, फिर ये टूटेगा दो पार्ट्स में, फिर ये टूटेगा दो पार्ट्स में, और इस तरह इसका अगला जेनरेशन बढ़ते जाएगा। जैसे अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पे एक अमीबा था, ये डिवाइड हो गया दो में, फिर ये डिवाइड होगा, इस तरह इसका चेन चलते जाता है। हर एक अमीबा जो होगा इंडिविजुअल, वो दो नए इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी मतलब होता है दो और फिजन मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होगा टू पार्ट्स, एक से दो, दो से कितना बनेगा? चार बनेगा, फिर चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें अमीबा का जो नया जेनरेशन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें केवल एक ही अमीबा है, फादर से मिला नहीं है, केवल एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटअप नहीं हो रहा है फादर और मदर का। अगला है आपका बर्डिंग। बर्डिंग में देखिए, बर्डिंग में क्या हो रहा है? बर्डिंग में क्या होता है, ठीक है। जैसे बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। अब देखिए ये आपका हाइड्रा है। तो जैसे प्लांट्स में बर्ड निकलता है, बर्ड वह पार्ट होता है जो लीफ में बदल सकता है या ब्रांच में बदल जाता है या फ्लावर में बदल जाता है, उस पार्ट्स को बर्ड बोलते हैं।
ना। तो जो आप प्लांट्स देखते हैं ना, उस पे एक छोटा सा दाना टाइप का निकलता है, जो फ्यूचर में मतलब कुछ समय बाद वो लीफ में बदल जाता है, ठीक है, या फ्लावर में बदल जाता है, या ब्रांच में बदल जाता है, उसको बड बोलते हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं हाइड्रा, इसके बॉडी पर कहीं पे एक छोटा सा बड निकलता है। वो बड धीरे 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 बढ़ता है और एक नया वह बना लेता है हाइड्रा। मतलब ये हाइड्रा था ही, और इसे छोटा सा बड निकला और ये बड बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रा हो गया। फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा और यहां से वो टूट जाता है और यह अलग हो गया और यह अलग हो गया, और दोनों का लाइफ अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं बर्ड के द्वारा इसका जनरेशन आगे बढ़ रहा है। फिर इसमें बर्ड निकलेगा, एक से अधिक भी बर्ड निकल सकता है। ठीक है, तो यहां पे बर्ड निकलेगा, फिर वो बर्ड ग्रोथ करेगा, मैच्योर होगा, फिर वहां से टूट के वो अलग इंडिविजुअल हो जाएगा। एक से अधिक भी बर्ड निकलता है। ठीक है, ये किस में होगा, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। बाइनरी फिजन के लिए बैक्टीरिया और अमीबा, उसी तरह बर्डिंग के लिए याद रखिएगा ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा। अगला हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो यहां पे भी फ्यूजन होगा, यहां पे भी टूट होगा, लेकिन बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा। बाइनरी फ्यूजन में जो डिवीजन हो रहा था इक्वली, 1 का 2, फिर 1 का 2, फिर 1 का 2, जितना इंडिविजुअल होगा मतलब मल्टीप्लाई होते जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। यहां पे आपका फ्रेगमेंटेशन, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट्स। तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और जितना पार्ट्स डिवाइड होगा सब मैच्योर हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया और ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, याद रखिएगा। फिर ये हो सकता है ये जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ये हो सकता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मतलब इनमें जो डिवीजन होगा 2 पार्ट्स हो सकता है, 3 पार्ट्स हो सकता है, 4 पार्ट्स हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, जहां पे एक सिंगल बॉडी जो है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो पार्ट्स डिवीजन के बाद आता है वो नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा स्पाइरोगिरा, जो एल्गी होता है। ठीक है, तो एल्गी में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है। बाइनरी फ्यूजन किसमें होगा, अमीबा और बैक्टीरिया में। बर्डिंग किसमें होगा, ईस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, उसके बाद याद रखना फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा, स्पाइरोगाइरा में, जो एल्गी होता है। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसको देखिए। ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड, रोटी हो या ब्रेड हो, जब उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का भुवरी लग जाता है। ठीक है, वही है। उसमें क्या होता है, ठीक है, भुवरी क्या होता है, वो जो भुवरी आप देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट, वो फंगी होता है। क्या होता है, फंगी, जिसको फंजाई भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग इस समय में फंगी बोलते थे, फंजाई बोला जाता है। चलिए, यह जो आप देख रहे हैं वो गोल टाइप का, इस टाइप का स्फेरिकल होता है, और इसमें छोटा छोटा दाना होता है। छोटा छोटा क्या होता है, दाना। एक समय आता है इसका ग्रोथ होते जाता है, और ये जो आपका स्फेरिकल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इसमें छोटा छोटा दाना होता है जिसको स्पोर्स बोलते हैं। जब इसका ग्रोथ होता है, ये पूरा मैच्योर हो जाता है, ये ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। इसके फटने से छोटा छोटा यह जो आप देख रहे हैं दाना टाइप का स्पोर्स, ये ग्राउंड पे गिर जाता है, और जहां जहां गिरता है वहां से एक नया फंगी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो बल्ब जैसा होगा स्फेरिकल, उसमें छोटा छोटा दाना होगा जिसको स्पोर्स बोलेंगे। ये फटेगा, ये स्पोर्स जो होगा यहाँ पे गिरेगा सरफेस पे, मतलब जिसपे है वो, और वहां से नया नया फंगी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितना स्पोर्स गिरेगा उतना नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो स्पोर्स आर टीनी सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अंडर फेवरेबल कंडीशंस। Each spores grows into a new plant.
फंगी क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये किस में होगा? फंगी में होगा, मोसिस में होगा और फंग में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल कौन वाला? स्पोर फॉर्मेशन। इसमें स्फेरिकल होगा जिसको स्पोरेंजियम बोलेंगे, उसमें छोटा छोटा दाना होगा जिसको स्पोर बोलेंगे, ब्लास्ट करेगा, सरफेस पे गिरेगा, और जितना सरफेस पे वो गिरेगा सभी नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फंगी, मोसेस और फॉन्स। अगला है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? यह भी आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है? रीजेनरेशन मतलब खुद को रीजेनरेट कर लेता है, मतलब जितना पार्ट्स डिवीजन में होगा सब पार्ट्स पहले जैसा बन जाता है। मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है हम लोग जैसा, उसका अगर हाथ से कट गया तो एक हाथ कट गया, अब वो हाथ पूरे मेरे जैसा तैयार हो जाएगा। अगर लेग कट गया तो लेग से मेरे बॉडी जैसा पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, याद रखिएगा। रीजेनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये 2 या 3 पार्ट्स में टूट जाता है। मान लीजिए ये 3 पार्ट्स में टूट गया, एक अप, एक मिडिल और एक डाउन। अप में देखिए हेड है, नीचे वाला पार्ट्स नहीं है, तो ये जो है खुद को ग्रोथ करा करा के खुद को रीजेनरेट कर लेगा, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट्स आ जाएगा पहले जैसा ये हो जाएगा। फिर ये वाला जो मिडिल पार्ट्स है उसका अप गायब है, डाउन गायब है, तो इसका अप भी आ जाएगा और डाउन भी आ जाएगा, ये भी नया ऑर्गेनिज्म बन गया पहले जैसा। नीचे देखिए इसका बॉटम वाला है, मिडिल और अप गायब है, तो इसका मिडिल वाला पार्ट भी जनरेट हो जाएगा और अप वाला पार्ट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पार्ट्स होगा वो पार्ट्स खुद को रीजेनरेट करके नए इंडिविजुअल में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो इसको बोलते हैं रीजेनरेशन, मतलब जितना पार्ट्स होगा पार्ट्स अपने आप को पूरा कर लेगा। नीचे वाला होगा, ऊपर का गायब है तो ऊपर वाला पूरा बना लेगा, बीच वाला है नीचे का पोर्शन गायब है, ऊपर का पोर्शन गायब है, नीचे का पोर्शन भी ग्रोथ हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन भी ग्रोथ हो जाएगा। ऊपर वाला है नीचे का पूरा गायब है तो नीचे वाला पोर्शन उसमें ग्रोथ आ जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। और साइंटिस्ट लोग इसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं कि कैसे रीजेनरेट हो जा रहा है, क्या ये ह्यूमन में हो सकता है। तो इस पे स्टडी चल रहा है कि ह्यूमन में ऐसा भी हो जाए, इसमें जैसे हो रहा है हम लोग हाथ अगर कट जाए ना तो हाथ रीजेनरेट हो जाए, नाक कट जाए तो नाक रीजेनरेट हो जाए, मतलब कोई भी पार्ट्स अगर ह्यूमन का डैमेज हो जा रहा है तो उसको रीजेनरेट कैसे किया जाए उसी पे रिसर्च हो रहा है ना। हो जाएगा तो कितना मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एनिमल मतलब वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए। लेकिन फंगी जो था, एल्गी जो था, वो आपका प्लांट्स होता है, वो एनिमल नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए क्योंकि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे किस में? एनिमल में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो पहले हम लोग ह्यूमन वाला देख लेते हैं, ह्यूमन में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग सेक्सुअल जैसे ही बात किए हैं तो हम लोग समझ गए यहाँ पे 2 पेरेंट्स होगा, मतलब 2 पेरेंट्स जो है 2 पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट से नहीं होगा। हम लोग का जो जन्म हुआ है, हम लोग का जो बर्थ हुआ है, उसमें मम्मी का और पापा का दोनों आदमी का क्या है? इन्वॉल्वमेंट है ना। मेरे फादर का या मेरे मदर का जो बर्थ हुआ होगा उनमें उनके फादर और मदर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो बोल दे जे केवल मेरी मम्मी से मेरा बर्थ हुआ है या केवल मेरे फादर से मेरा बर्थ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है भैया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट एकदम एसेंशियल होगा, मदर का भी और फादर का भी। चलिए, तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स होगा, मदर भी होगा और फादर भी होगा, फीमेल भी होगा और मेल भी होगा। क्लियर है? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. Each parent produces a specialized reproductive cells called gametes.
और हर एक पेरेंट्स के पास एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स क्या होता है अभी नहीं समझिए, आगे समझाएंगे, पहले पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एक हो गया आपका मेल और एक हो गया आपका फीमेल, ठीक है, एक हो गया मेल एक हो गया फीमेल, मतलब समझ लीजिए फादर मदर ना। चलिए इन पे हम लोग को समझ में आ जाएगा, या आप बॉय और गर्ल्स से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पहले हम लोग बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिस तरह हम लोग का अलग अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरह एक सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब वह पार्ट्स, वह सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस पार्ट्स को, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यह जो आप देख रहे हैं यह हो गया आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यह जो हम लोग देख रहे हैं यह हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये हो गया आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ये दोनों को पार्टिसिपेट करना है, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो न्यू बेबी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है, जरूरी है। क्लियर? अब पार्ट्स को समझ लेते हैं, जो दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन सा पार्ट्स है, उसके पैरेलल मेल्स में क्या पार्ट्स है और मेल के पैरेलल फीमेल में कौन कौन सा पार्ट्स है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको समझ जाएगा तो चैप्टर पूरा आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहले हम लोग मेल का बात कर लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे। मेल में देखिए बेसिकली यहां पे हम लोग देखेंगे तो 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट्स होता है लंबा वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिस बोलेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर है, ठीक है। दूसरा जो होता है जो स्फेरिकल शेप का होता है पेनिस के नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, टेस्टिस। टेस्टिस से एक पाइप जो होता है, एक नली होता है, एक ट्यूब होता है, जो जुड़ा होता है किससे, पेनिस से। किससे जुड़ा होता है, पेनिस से, ठीक है। तो 3 पार्ट्स यहां पे देखें, एक हो गया आपका पेनिस, एक हो गया आपका टेस्टिस जो स्फेरिकल शेप का है, जो लंबा वाला शेप है वो पेनिस हो गया, और पेनिस और टेस्टिस को जो वायर जोड़ रहा है, जो ट्यूब जोड़ रहा है, उस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे स्पर्म डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्म डक्ट। क्लियर है? तो 3 पार्ट्स यहां पे आप देख रहे हैं, क्या, मेल में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक पार्ट्स हो गया, पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया और स्पर्म डक्ट हो गया, उसी के पैरेलल फीमेल में भी है। अब मेल का है पेनिस, तो फीमेल का उसके पैरेलल जो है वो है आपका ये वाला जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका वेजाइना। थोड़ा समझिएगा किस तरह ऊपर वाला सिस्टम बना है, ठीक है, किसके पैरेलल क्या है। पेनिस के पैरेलल क्या हो गया, वेजाइना, ठीक है। मेल में पेनिस है तो फीमेल में क्या है, वेजाइना है। चलिए अब आते हैं टेस्टिस। मेल में क्या है, बॉय में क्या है, फादर में क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे फीमेल में, तो इसके पैरेलल क्या है, याद रखिएगा, ओवरी। काम क्या है, डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। पेनिस के पैरेलल फीमेल में क्या आ गया, वेजाइना आ गया। टेस्टिस के पैरेलल फीमेल में क्या आ गया, ओवरी आ गया, ठीक है। मेल में टेस्टिस, तो फीमेल में हम लोग क्या बात करेंगे, ओवरी, ठीक है। उसके बाद जो टेस्टिस है और पेनिस को जो ट्यूब जोड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म डक्ट। उसी तरह फीमेल में भी होना चाहिए। तो फीमेल में जो ओवरी है, ठीक है, और जो वेजाइना है, उसको जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ओविडक्ट। क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। तो ये किसके पैरेलल हो गया, स्पर्म डक्ट के। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पेनिस तो वेजाइना, टेस्टिस तो ओवरी, स्पर्म डक्ट इधर, ओविडक्ट। हो गया 3 3 बराबर, 3 इधर तो 3 उधर।
बट फीमेल आर ऑलवेज स्पेशलाइज्ड विथ सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर ना। ऊपर वाले जो है उन लोग में थोड़ा सा हम लोग से अधिक गुण दिए हैं, ठीक है, यहां कम कर दिए, चलिए मजाक कर रहे हैं। तो उनमें थ्री थ्री सेम हो गया, कुछ उनमें ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि भैया बेबी को हम लोग प्रोड्यूस थोड़े करें, मतलब हम लोग का पार्टिसिपेशन तो है, फादर का पार्टिसिपेशन तो है, बट उस बेबी को कैरी कौन करेगा, उसको फीड कौन करेगा? मदर। तो मदर में भैया कुछ एक्स्ट्रा तो होना चाहिए, उनमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, उसको देख लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जहां पे बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का ग्रोथ होता है, इस पार्ट को बोलते हैं यूट्रस। यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा, बेबी का डेवलपमेंट, इस पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। ये पार्ट हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में रहता तो फिर बेबी को कैरी हम लोग को करना पड़ता, ठीक है, फिर फीडिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल में होता है, ये मेल में नहीं होता है। हाँ, ऑपरेशन द्वारा, अलग अलग सर्जिकल द्वारा बहुत लोग चेंज करा के मतलब बेबी को, ठीक है, जन्म देता है, वो अलग चीज है, वो उसका हम बात नहीं कर पाए, ठीक है। तो नेचर ने जो बनाया है फीमेल में दिया है यूट्रस, जहां पे बेबी का पूरा ग्रोथ होता है, 9th मंथ तक इसी में रहता है, उसके बाद वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और एक्स्ट्रा होता है, समझ गए, मेल में समझ गए, पेनिस, वेजाइना, स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी, एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया यूट्रस, क्योंकि एक्स्ट्रा काम है ना, फादर से बहुत ज्यादा काम किसका है? मदर का है, ठीक है। तो मदर में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसको यूट्रस बोलते हैं, क्लियर है, समझ गए। ये यूट्रस मदर का मतलब है ये गर्ल्स में होता है, लेकिन उसका धीरे 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 ग्रोथ होता है, जब पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तब वो फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये जो वेजाइना होता है ना, ठीक है, तो मतलब छोटा क्लास में समझ नहीं पाते, 10th तक भी समझ में आता नहीं है ना, क्योंकि इसको अलग नजरिया से बच्चा सब पढ़ता है इंटरेस्ट लेने के लिए। हालांकि ये देखिए, बार बार हम बोलते हैं, वो जो टॉपिक्स है आपका एडोलेसेंस वाला और ये वाला जो टॉपिक्स है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको अच्छा से समझिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में भाई फादर आपको नहीं बनना है, मदर्स नहीं बनना है, तो चीज को नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पढ़िए, हंसी भी आएगा, हम लोग को भी हंसी आता था, बट सीरियसली इसको कवर करना है। क्या हम लोग पढ़ते थे हंसी नहीं आता था, हंसी आएगा ही, दोस्तों से बात करेंगे करेंगे कीजिए, बट इसको सीरियसली पढ़िए, बात समझ। हम लोग भी बहुत हंसे थे, ये चैप्टर स्टार्ट होता था अलग अलग, मतलब बच्चा पहले ही से टोकना स्टार्ट करता, आज तो स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है, मैं अपने स्कूल का बात कर रहा हूँ, मतलब एक 9th में मेरा रजिस्ट्रेशन दूसरे स्कूल में हो गया था, लेकिन 9th के बाद 10th में हम दूसरे स्कूल में चले गए थे पढ़ने के लिए, रजिस्ट्रेशन दूसरे स्कूल से था, लेकिन दूसरे स्कूल में चले गए पढ़ने, तो वहाँ पे बहुत सारा ग्रुप था, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गया था नया नया। तो एक दिन क्या हुआ, क्लास में देख पूरा क्लास जो है फुल था पूरा, मतलब जो बच्चा को हम आज तक नहीं देखे थे वो भी आ गया था, हम डर गए जो कुछ हुआ तो नहीं, तो फ्रेंड्स लोग से पूछे भाई कोई फंक्शन वंक्शन है क्या, पूरा बच्चा आ गया है टोटल, जिसको हम 365 दिन नहीं देखे थे वो भी आ गया है, बहुत सारा चेहरा तो ऐसा है जिसको देख हम डर गए, उसे पूछे भी भाई इसी क्लास में है ना, तो बोला हाँ इसी क्लास में, टेंशन मत लो। हम बोले क्या बात है भाई, तो बोला नहीं जानना है, बोले ना नहीं जानना है भाई, रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बोले अच्छा, इसीलिए ये सब पूरा समझने आया है। तो सर स्टार्ट कर दिए पढ़ाना, सब बच्चा बहुत एक्साइटेड था, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, सर खूब अच्छा से पढ़ाते गए। अब उसमें जो बच्चा सब खूब डाउट पूछा, सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। सर बोले बेटा एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहे थे तो बोलता था एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, एनसीईआरटी से 2 लाइन हम बाहर लिखवा दिए थे तो तू बोर्ड पे कटवा दिया था, मतलब 2 लाइन 3 लाइन बाहर चले जाते थे तो नोट्स में वो सब बच्चा नहीं लिखता था, ऐसा ऐसा धुरंधर था सब। इसमें
मतलब डिटेल में पूछे जा रहा है, बोल रहा है जिसमें आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एकदम ना नहीं बताएंगे, जितना एनसीईआरटी में उतना ही बताएंगे। तो पूरा बदला वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में ले लिए, जितना था उतना ही बताया, लेकिन बहुत अच्छा से वो समझा दिए, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा क्या रखना, सिंसियर रहना है। ठीक है, अभी तो मजा आएगा, बट फ्यूचर में आपको भी फादर बनना है, मदर बनना है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस और रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाने से बचते हैं, लेकिन इसको ठीक से समझिएगा। ठीक है, तो बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, जो आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए, कोई ऐसा चीज तो है नहीं, एक समय आएगा रिप्रोडक्शन करना है ना, एंसेस्टर लोग किए थे, दादाजी किए थे, फिर बाबूजी आए, फिर बाबूजी लोग किए, हम लोग आए, फिर हम लोग करेंगे, फिर अगला जनरेशन आएगा। तो भैया ये नेचुरल प्रोसेस है, करना ही है, एक समय पे करना है कि नहीं? तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए, बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ना है, बट ये हम लोगों के लाइफ से जुड़ा हुआ है, बात समझे, इससे आप बच नहीं सकते हैं। अब उसमें कुछ लीजेंड से बोलेगा नहीं सर हम शादी नहीं करेंगे, चलिए इधर हो गया। एक और पार्ट, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा पार्ट, एक और एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ध्यान दीजिए। ये जो पेनिस है, इसी के थ्रू यूरिन भी निकलता है मेल में, प्लस इसी के थ्रू जो है, ठीक है, वो स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है, स्पर्म भी निकलता है। बट ओमेन्स में जो है, फीमेल में जो है भैया बहुत स्पेशलाइज्ड है, ये जो वेजाइना है, ठीक है, समझे, इसके थ्रू यूरिन नहीं निकलता, याद रखिएगा। यूरिन के आगे ये वाला पोर्शन मान लीजिए यूरिन, वेजाइना के आगे मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वेजाइना का पोर्शन है। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां आसपास, यहाँ पे एक छोटा सा बहुत पतला सा, बहुत लोग मतलब हंसने के बाद बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है, फीमेल, इवन फीमेल को भी पता नहीं होता है, बहुत सारा फीमेल, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा या स्टडी करता है जानता है उसको तो जानकारी होगा, लेकिन बहुत बहुत सारे फीमेल को, गर्ल्स को नहीं पता होता है। हाँ, जो पढ़ेगा उसको तो जानकारी मिल ही जाएगा। यहाँ पे ना लगता है कि यहाँ से यूरिन आ रहा है, लगता है कि यहाँ से विजाइना के लास्ट छोर से यूरिन आ रहा है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे छोटा सा होल रहता है, ठीक, वहां से यूरिन पास करता है, यहाँ से यूरिन पास करता है फीमेल में, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो, ठीक है, रिलीज होगा, ठीक है, यूरिन, वो ऊपर से नहीं आ रहा है, वो नीचे से आ रहा है, ठीक है। बाकी जो लिक्विड्स उससे निकलता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन वाला जो ब्लड हो गया, या रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते समय जो लिक्विड निकलता है वो वेजाइना के थ्रू यहां से निकलता है, ठीक है, और ये होल से आपका क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीज हम लोग में नहीं होता है, जिस रास्ते यूरिन निकल रहा है उसी रास्ते स्पर्म निकलता है, क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, पेनिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म डक्ट का फंक्शन क्या है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, ओवरी का, ओविडक्ट का, ठीक है, क्या क्या फंक्शन है। चलिए, पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका वो बता दिए, ये जो एस्फेरिकल देख रहे हैं ना, इसको टेस्टिस बोलते हैं, और ये पेयर में होता है, दो होता है, ठीक है, कितना होता है, दो होता है, एक होगा तो गड़बड़ बात है, फिर आपको मेडिकल जाना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट होता है ना। एक मेरे पड़ोस में है, ठीक है, दोस्त है, तो उनका जो है बेटा था, तो उनका एक ही था, तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो एक जो था ना ऊपर चला गया था, मतलब यहाँ पे नहीं था, वो पेनिस के ऊपर वाला जो साइड है वहां पे था, ठीक है, तो उसको फिर ऑपरेशन कर के उसको फिर उसको सेट किया गया, ठीक है। तो किसी किसी बच्चे में एबनॉर्मल हो जाता है। ये हो गया आपका टेस्टिस, हाँ, ये मतलब बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और इस पर चोट वोट जो लग जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है ना, क्रिकेट खेलते समय, समझे, क्रिकेट खेलते समय अक्सर हो जाता है,
तो गली उली में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे या कोई भी खेलता है, ठीक है, या किसी तरीके से इस पे अगर चोट लग जाता है तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्टिस हो गया। टेस्टिस क्या करता है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म को बनाता है, ठीक है। तो टेस्टिस का काम हो गया स्पर्म को बनाना। उसके बाद आता है स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म को कौन ले जाएगा, तो वो जो नली होता है, जो ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है, जो पेनिस में इस स्पर्म को ले जाता है। अगला है पेनिस। अब वो जो स्पर्म जा रहा है उसको वेजाइना में कौन उसको इजेक्ट करेगा, कौन निकालेगा, उसका काम है आपका पेनिस। तो पेनिस का काम है, ठीक है, स्पर्म को इजेक्ट करना, इजेक्ट स्पर्म इन वेजाइना, ठीक है, समझ गया, ठीक है। हाँ, सीरियस रहना है भाई, कोई नया वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये नेचर नहीं बनाया है, इसको समझना है। ये सारा फीचर्स बाबू में था, मदर्स में था, दादाजी में था, दादी में था, हम लोग में है, अगला जो जनरेशन होगा उसमें भी होगा, इसीलिए ज्यादा हंसना उठना नहीं है, सीरियसली पढ़िए। बाकी तो दोस्त में जो गपशप होता है वो तो होता ही है, बट नॉलेज आपको सही रहना चाहिए एक एक चीज का, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो यह जो आप शेप देख रहे हैं ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है, एकदम सांप की तरह है, क्योंकि इसको मूव करना पड़ता है, ये मूव नहीं कर पाएगा तो फिर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके मूवमेंट के लिए इस तरह का शेप होता है, मतलब इसमें टेल होता है, आगे वाला पार्ट को हेड बोलते हैं, ये वाला पार्ट मिडिल हो गया, और पीछे वाला पार्ट जो है ये वाला वो आपका टेल हो गया। टेल जो होता है इसको मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और ये हेड वाला पार्ट में न्यूक्लियस होता है, और मिडिल वाले पार्ट से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो स्पर्म जो है आपका उसका 3 पार्ट्स हो गया, हेड जिसमें न्यूक्लियस होता है, मिडिल पार्ट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और टेल जो इसके मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कोई रेप्टाइल्स मूव करता है टेल के द्वारा, जैसे सांप, जैसे स्नेक जो होता है टेल के द्वारा उसका मूवमेंट हो जाता है, उसी तरह स्पर्म का भी मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, टेल, ठीक है। और यही जाके जो फीमेल का एग होता है उसको वो क्या करता है, पेंट्रेट करके उसके अंदर चला जाता है, समझे। तो पेंट्रेशन कब कर पाएगा, उस एग में अंदर कब जा पाएगा, जब इसका मूवमेंट होगा तब, वो भी सिंपल मूवमेंट नहीं, स्पीड के साथ जाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको बता दिए ये वाला पोर्शन वेजाइना हो गया जो पेनिस के पार्डल है, ये वाला पोर्शन आपका यूट्रस हो गया, ये वाला जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी से जो ट्यूब गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओविडक्ट बोलेंगे, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। जिस तरह टेस्टिस मेल में पेयर में था उसी तरह फीमेल में ओवरीज जो है पेयर में है, ओविडक्ट्स है जिसको फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और क्या है, यूट्रस है, प्लस क्या है, वेजाइना, ठीक है। अब एक ओवरीज का काम क्या है, जिस तरह टेस्टिस जो था मेल में स्पर्म बना रहा था, एक लिक्विड बना रहा था जो फीमेल के लिक्विड से कंबाइंड होगा, तो मेल में आपका था टेस्टिस, तो फीमेल में आ गया ओवरीज। मेल बनाता था स्पर्म, तो यह जो फीमेल है वो बनाएगा एग्स, क्या बनाएगा, एग्स, जिसको ओवा, ठीक है, ओवम बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ओवरीज जो है क्या प्रोड्यूस करता है, एग्स प्रोड्यूस करता है, जिसको ओवा भी बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो मेल में था स्पर्म उसको मेल गैमेट्स बोलेंगे, और जो फीमेल में एग का प्रोडक्शन हो रहा है उस एग को, उस ओवा को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स मतलब याद रखिएगा एग, और मेल गैमेट्स मतलब याद रखिएगा, मेल गैमेट्स मतलब याद रखिएगा क्या, स्पर्म। क्लियर है, स्पर्म को मेल गैमेट्स बोलेंगे, और जो एग है या ओवा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स बोलेंगे। ओविडक्ट्स जैसे मेल में था स्पर्म डक्ट, उसी तरह फीमेल में क्या हो जाएगा, ओविडक्ट, जो एग को कैरी कर रहा है, एक जिस रास्ते से जा रहा है यूट्रस में, ठीक है। तो एक जिस रास्ते से जाएगा, जिस ट्यूब से जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओविडक्ट्स बोलेंगे, या इसी को फिलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। अगला हो गया यूट्रस। यूट्रस वह जगह है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, क्लियर है।
अब जिस तरह हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे थे उसी तरह हम लोग ओवम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अब एग में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। एग जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो एग का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्लियर है। और जो स्पर्म का शेप था वो आपका क्या था, ऐसे टेल टाइप का था। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, मेल गैमेट समझ गए, फीमेल गैमेट समझ गए, मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट्स एग या ओवा। तो यह जो एग और स्पर्म है, एग आपको याद रखिएगा सिंगल सेल है, एग क्या है, सिंगल सेल। उसी तरह स्पर्म जो है वो भी आपका सिंगल सेल है। तो एग एंड स्पर्म मतलब मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स है वो क्या है आपका सिंगल सेल है, याद रखिएगा। नोट, स्पर्म एंड एग आर सिंगल सेल। ठीक है, क्या सिंगल सेल है। और जो ओस्ट्रिच एग जो हम लोग देखते हैं उसके अंदर का जो पीला वाला पार्ट है योक, जिसको हम लोग योल्क बोलते हैं, वो भी आपका सिंगल सेल होता है, जो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। तो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन है भैया, ओस्ट्रिच एग। एक मतलब ऊपर वाला व्हाइट वाला पोर्शन नहीं, अंदर का जो येलो वाला पोर्शन है वो वाला। और ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन है, तो याद रखिएगा यही ओवम। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो कौन है आपका स्पर्म सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है आपको बताए थे, न्यूरॉन सेल। ये सब ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग समझ गए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट्स होता है और किसका क्या फंक्शन है, वो क्लियर हो गया। अब आगे का हम लोग प्रोसेस देखेंगे। जो स्पर्म मतलब मेल गैमेट जो है स्पर्म है और फीमेल गैमेट जो है वो एग है, इसी को तो मिलाना है। ये दोनों मिलेंगे तो न्यू बेबी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब ये कैसे मिलेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगला एक वर्ड है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब हो गया मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो मीटअप होगा, जो मिलान होगा, जो मीटअप होगा, इसी मीटअप को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गैमेट्स का मतलब क्या हो गया, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का मतलब क्या हो गया, एग, या इसी को बोलेंगे ओवम। तो स्पर्म और एग जब कंबाइंड होगा, मिलेगा, फ्यूज करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम लोग सिंपली ऐसे भी बोलते हैं कि एग फर्टिलाइज्ड हो गया, जब स्पर्म और एग मिलेगा तब। ठीक है, समझ गए, इसको ध्यान रखिएगा। द मीटिंग या फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड स्पर्म सेल टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एग सेल और स्पर्म सेल जब मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स। अब कैसे मिलते हैं, देखिए यह हो गया आपका एग, क्या हो गया, एग हो गया। ठीक है, एग को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, इसके पीछे आएगा स्पर्म, बहुत सारा स्पर्म आएगा और इसको क्या करेगा, पेंट्रेट करेगा। ये वाल थोड़ा सा मतलब जंग जीतने वाला वाल होता है मान लीजिए, इसको जो इस वाल को जो पेंट्रेट कर पाएगा स्पर्म, उसी के साथ इस एग का हो जाएगा कॉम्बिनेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इस एग के पीछे बहुत सारा स्पर्म जाएगा, जो स्पर्म इसको, लेकिन जो स्पर्म इसको इंटर करेगा उसी के साथ उसका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद, अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यह जो आप देख रहे हैं स्पर्म सेल और यह जो देख रहे हैं आप एग सेल, दोनों का न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बन जाएगा। इसके पास भी एक ही न्यूक्लियस था स्पर्म सेल के पास, और एग सेल के पास भी एक ही न्यूक्लियस था, दोनों मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेगा। ये दोनों फ्यूज कर जाएगा,
मिल जाएगा और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेगा। तो स्पर्म सेल सिंगल सेल था, एक सेल भी सिंगल सेल था, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस मिक्स होके फिर एक नया सेल बनाएगा जिसको बोलेंगे जाइगोट, और यह भी आपका सिंगल ही सेल होगा, ध्यान रखिए। तो स्पर्म सेल भी आपका सिंगल सेल है, एक सेल भी सिंगल सेल है, और दोनों फ्यूज करके जो नया सेल बनाए दैट इज कॉल्ड जाइगोट, वो भी आपका सिंगल सेल है। तो ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सिंग है, जो फ्यूजन है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उनके मिक्सिंग से जो न्यू सेल बना दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट भी आपका सिंगल ही सेल है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस मिक्स होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिया है। समझ गए? तो व्हेन गैमेट्स फ्यूज, जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू सेल बना दैट इज कॉल्ड जाइगोट, उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। अब जाइगोट से ही कहानी स्टार्ट होता है, मतलब जाइगोट आपका सिंगल सेल है और यहीं से लाइफ आपका अब स्टार्ट होगा। अब यह जो जाइगोट है इसका डिवीजन होगा, 1 जाइगोट से 2 जाइगोट, ये 2 पार्ट्स में टूटेगा, फिर वो 2 से 4, और इस तरह पूरा एक सेल का कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, और ग्रोथ होते जाएगा। एक अगला पार्ट्स आएगा जिसमें उसका शेप आ जाएगा, मतलब पार्ट्स नहीं आएगा लेकिन एक शेप आ जाएगा, उस शेप को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रॉय। क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉय। तो शुरुआत में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनेगा जिसमें कुछ शेप आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद और क्लियर हो जाता है, उस पार्ट्स को बोलते हैं फोएटस। फोएटस में उसका आई दिखने लगता है, उसका नोज दिखने लगता है, हेड पूरा क्लियर दिखने लगता है, हैंड क्लियर दिखने लगता है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्लियर दिखने लगता है, उसको हम लोग बोलेंगे फोएटस। और फोएटस और डेवलप होके 9th मंथ बाद ये पूरा डेवलप हो जाता है और ये बेबी के रूप में दुनिया में आ जाता है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुआ? फर्टिलाइजेशन से। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट और डेवलप होके क्या बनाया? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय और डेवलप होके क्या बनाया? फोएटस, जिसमें आप बेबी का हर एक पार्ट जो होता है वो डेवलप हो चुका रहता है, और वहां से, ठीक है, कुछ और समय तक रहता है और 9th मंथ बाद वो बेबी के रूप में बाहर आ जाता है दुनिया में, ठीक है। चलिए, तो गैमेट्स एंड जेनेटिक मटेरियल। अब यह जो बेबी बना है, यह जो बेबी बना है, इसमें दोनों का कैरेक्टर मिक्स होगा, ठीक है, फादर का भी और मदर का भी, फादर प्लस मदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फादर का भी मदर का भी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो ह्यूमन सेल है, जो ह्यूमन सेल है, ईच ह्यूमन सेल, याद रखिएगा, ईच ह्यूमन सेल, हर एक ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम्स होता है वो आपका 23 पेयर्स होता है। कितना होता है? 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होता है, याद रखिएगा। किसको छोड़ के? स्पर्म सेल और एग सेल को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं, याद रखिएगा, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, अब प्लस एग सेल, याद रखिएगा, प्लस एग सेल। इसमें क्या होता है? याद रखिएगा, इसमें ये दोनों में आपका 23 ही क्रोमोसोम्स होता है। 46 होना चाहिए, 46 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझिए, इसमें कितना होता है? 23 क्रोमोसोम्स होता है, मतलब स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स और जो एग सेल है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ऐसे चीज होता है जो क्या करता है? कैरेक्टर को कैरी करता है जीन के रूप में, ठीक है। तो ये कभी आपको बता देंगे, क्रोमोसोम्स और जीन। तो क्रोमोसोम्स क्या करता है? कैरेक्टर को कैरी करता है। फादर का नाक कैसे है, आंख कैसे है, मदर का नाक कैसे है, मदर का आंख कैसे है, दिमाग कैसे है, वो सारा कैरेक्टर जाता है किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू। और क्रोमोसोम्स में बहुत सारा जीन होता है, जैसे नाक का जो कैरेक्टर है उसका जीन अलग होगा, आंख का क्या कैरेक्टर है उसका जीन अलग होगा, ठीक है। तो जितना भी कैरेक्टर है उसको जो कैरी करता है उस यूनिट को जीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स का पार्ट कौन हो गया? जीन। तो स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होगा और एक सेल में भी आपका 23 क्रोमोसोम्स होगा। अब ये दोनों मिलके क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब यहां से लाइफ स्टार्ट होगा।
तो उस लाइफ में उस सेल में आपका कितना कैरेक्टर हो गया 23 स्पर्म सेल से, और 23 आपका एक सेल से कितना हो गया 46। ठीक है, तो हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम्स होता है 46, लेकिन एक सेल या स्पर्म सेल में कितना होता है 23, क्योंकि ये दोनों को कंबाइंड होना है और दोनों मिलके 46 बना लेगा। इसलिए इस बेबी में फादर का भी कैरेक्टर जा रहा है और मदर का भी, 23 क्रोमोसोम्स मदर से और 23 क्रोमोसोम्स फादर से, और इस बेबी में जो भी सेल होगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। और बेबी का भी जब स्पर्म सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, शुरुआत में तो नहीं बनेगा, उसका एक मैच्योरिटी होता है, जब वो मैच्योर होगा पुबर्टी आएगा ना, तो उसमें जब स्पर्म सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, तो उसमें कितना क्रोमोसोम्स होगा 23 क्रोमोसोम्स होगा, याद रखिएगा। तो ईच पेरेंट पासेस हाफ ऑफ इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हर एक पेरेंट जो होता है हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है बेबी में। 23 फादर्स देते हैं और 23 मदर्स देते हैं क्रोमोसोम्स। ऑफ स्प्रिंग्स रिसीव ए मिक्स ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो दोनों पेरेंट्स का, मदर का भी वो कैरेक्टर ले रहा है और फादर का भी ले रहा है। हो सकता है किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो ना। जब बेबी का जन्म होता है तो लोग बोलते हैं इसका शकल पापा पे है, दिमाग इसके मदर पे है, या पूरा जो फेस है इसका मदर जैसे है, दादी जैसे है, इसके जैसे है ना। तो वहां पे जरूर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जो समाज का लोग है, परिवार का लोग है, वो कंपेयर करता है फादर पे गया है कि मदर पे गया है, कि दोनों का कैरेक्टर ले लिया है, कि फादर का ज्यादा कैरेक्टर ले लिया है मदर का कम लिया है, या ऐसा भी होता है मदर का ज्यादा कैरेक्टर ले लिया है फादर का कम लिया है, फेस फादर का ले लिया, बाकी जो कैरेक्टर है मदर का ले लिया, या मदर का फेस वाला कैरेक्टर ले लिया। और उसमें भी बहुत सारा लोग मिलाता है, इसका नाक ऐसे है, इसका नाक दादा पे गया है, इसका आंख मामा पे गया है, इसका ओठ इसका और बाबूजी पे गया है, अलग अलग कैरेक्टर मिलाते रहता है लोग। That's why sibling look similar yet different, इसलिए जो हम लोगों का सिबलिंग होता है वो डिफरेंट देखते हुए भी, वो डिफरेंट होते हुए भी सिमिलर दिखता है सिबलिंग जैसा। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही पेरेंट्स का कैरेक्टर वो भी कैरी कर रहा है। समझ गए? तो ये आपका ओवरी हो गया। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा? एग, याद रखिएगा। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा? एग। ठीक है, अब एक जैसे ही रिलीज होगा यहाँ पे स्पर्म सेल आएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कहाँ पे बनता है? याद रखिएगा, जाइगोट बनता है आपका ओविडक्ट में, वो जो ट्यूब था ना फीमेल में, ओविडक्ट, उसी में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जाइगोट मूव करके कहाँ पे आ जाएगा? यूट्रस में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? यूट्रस में। और यूट्रस से इसका ग्रोथ होता है, एम्ब्रॉय बन जाता है, और यह जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस के एक वाल से चिपक जाता है और यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है ग्रोथ, स्टार्ट होता है ग्रोथ, और यहाँ से यह डेवलप कर जाता है फोइटस में, और धीरे धीरे 9th मंथ तक पूरा इसका डेवलपमेंट हो जाता है, और 9th मंथ के बाद ये बेबी के रूप में बाहर आ जाता है दुनिया में। थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो जाइगोट से क्या बना था? एम्ब्रॉय। The zygote divides repeatedly to form an embryo। तो सिंगल सेल था, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बना जाइगोट। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कंबाइंड होकर एक नया सेल बनाया, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट का बहुत तेजी से डिवीजन होता है। एक जाइगोट 2 पार्ट्स में बनेगा, फिर 2 पार्ट्स, फिर उसका 2 पार्ट्स, तो हर एक सेल का 2-2 पार्ट्स होते जाएगा, सेल बढ़ते जाएगा और किसका फॉर्म ले लेगा? एम्ब्रॉय का फॉर्म ले लेगा, एक मास बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक मास बन जाएगा, उसमें बड़ी पार्ट्स आपको नहीं दिखेगा। फिर ये एम्ब्रॉय जो है डेवलप करके और डेवलप करके क्या बना लेता है? फोइटस बना लेता है। क्या बना लेता है? फोइटस। फोइटस वह बेबी का रूप होता है, फॉर्म होता है, जिसमें उसका हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, आईज हो गया रहता है, ये पूरा डेवलप कर चुका रहता है। ठीक है, और बेबी जब पूरा डेवलप्ड हो जाएगा तो 9 मंथ बाद वो बाहर आ जाता है दुनिया में। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया ना, तो बच्चा को डॉक्टर देखता है, तो बच्चा अगर
वेजाइना की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है, तो बोलेंगे भैया बच्चा सीधा है। मतलब एक्चुअल में बच्चा तो उल्टा ही है, बट वो नीचे की तरफ है तो बोलेंगे बच्चा जो है सीधा है। और यहाँ पे ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होता है। बट अगर बच्चा उल्टा है, बच्चा क्या होता है इस साइड अगर रहेगा तो फिर इसको मदर्स को इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चा सीधा हो जाए। मतलब बच्चा का जो गर्दन होना चाहिए नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उसको निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बच्चा उल्टा मत समझिएगा, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ उसका हेड रहना चाहिए, ठीक है। और उल्टा मतलब जैसे ही 9th मंथ के लगभग समय आता है तो ये अपना अपना जो है मूवमेंट करते करते यहाँ तक आ जाता है, मतलब सीधा हो जाता है। और शुरुआत में उल्टा रहता है, यहाँ पे रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारा लिक्विड होता है, घूमते रहता है घूमते रहता है, और समय आने पर ये सीधा हो जाता है। ये पूरा नेचर का ही पूरा बनाया गया है, ठीक है। नेचर ही उसको सीधा कर देता है। किसी किसी केस में वो सीधा नहीं रहता है, फिर उसको इंजेक्शन देके अलग अलग उसको मेडिसिन देके उसको सीधा किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन एनिमल। अब फर्टिलाइजेशन तो जान गए, फर्टिलाइजेशन मतलब हो गया भैया स्पर्म और एग का मिलना। अब यह स्पर्म और एग जो मिल रहा है वो दो तरीके से मिल सकता है, एक बॉडी के बाहर मतलब फीमेल बॉडी के बाहर और फीमेल बॉडी के अंदर। ये भी ध्यान रखिएगा, जाइगोट बनता किसमें है, सब बन रहा है फीमेल के बॉडी में। फर्टिलाइजेशन किसके बॉडी में हो रहा है, फीमेल के बॉडी में। मेल का बस एक ही काम है, बस उसको स्पर्म को इंजेक्ट कर देना, उसके बाद से जो भी प्रोसेस होगा वो मदर्स में होगा, ठीक है। हम लोग का काम कितना आसान है, मेल का बहुत काम आसान है। इसीलिए माँ का जो दर्जा है, मदर्स का जो दर्जा है बहुत बड़ा है। जो माँ होती है उनके पैरों के नीचे जन्नत कहा गया है, बहुत बड़ा। हर धर्म में माँ का दर्जा बहुत बड़ा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि वो लोग जितना करता है कोई नहीं कर सकता है, समझे, कोई नहीं। 9 मंथ तक पूरे चीजों से बचा के रखना, अपना न्यूट्रिएंट्स को पूरा शेयर करना, अपने लिए नहीं खाना, उस बच्चे के लिए खाना, उस बेबी के लिए खाना। ना कभी कभी हम लोग भूख लगता है नहीं खाते हैं, मदर्स को बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जो खाने को मन नहीं करता, बट अगर बेबी है तो उनको खाना है। और उस 9th मंथ तक अपने मर्जी से कोई चीज नहीं खा सकते, जो डॉक्टर बोलेगा जो सही होगा उस बेबी के लिए वही खाना है, वही पहनना है, वैसा ही सोना है। आप अपने हिसाब से सो नहीं सकते, अपने हिसाब से खा नहीं सकते। 9 मंथ तक, एक दिन तक हम लोग भाई अपने बिना मर्जी से कोई थोप दे जाए ऐसे सोना है, ये चीज खाना है, तो एक दिन तक हम लोग नहीं टिक पाएंगे। और वो लोग 9 मंथ तक, 9 महीना तक डॉक्टर्स जिस तरह रिकमेंड करता है, जिस तरह बताता है जो खाना है ये नहीं खाना है, इस तरह सोना है, इस तरह करना है, ये काम नहीं करना है, वो काम करना, उसको फॉलो करते हैं। समझ जाइए कितना बड़ा दर्जा है हम लोगों का, मदर्स का, समझे। चलिए, तो यह जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यह जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म और एग का मिलान फीमेल के बॉडी में हो रहा है। ये मिलान जो है फीमेल के बॉडी के बाहर भी होता है कुछ केस में। तो जब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, सिंपल ध्यान रखिएगा। जब फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर होगा तो बोलेंगे एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, इंटरनल, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले इंटरनल देख लीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। When fertilization occurs inside the female body, then it is called internal fertilization. जब फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन अंदर होगा, फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वहां पे क्या होगा भैया, दो फॉर्म होगा। अब वो जो फर्टिलाइज्ड है
सेल जाइगोट, वो बाहर आएगा। अब बाहर वो दो रूप में आ सकता है, याद रखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है वो और डेवलप होकर दो रूप में आ सकता है, एक तो एग के रूप में और दूसरा जो है आपका बेबी के रूप में। ध्यान रखिएगा किसके रूप में, बेबी के रूप में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो बेबी प्रोड्यूस होगा, वो तो एग के फॉर्म में आ सकता है या सीधा वो बेबी के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो स्पर्म मीट्स करता है, जाइगोट बनाता है बॉडी के अंदर, क्लियर हो गया। यह किसमें पाया जाता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो अंडा जो देता है, जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, उसमें भी होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में याद रखिएगा, जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल। हेन में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर होता है, नहीं अंदर होता है। ठीक है, जो स्नेक होता है उसमें कैसे होता है, अंदर होता है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है अंदर होता है। एनिमल में, हम लोग में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन में, कैट्स में, डॉग्स में, जो भी एनिमल है, सब में क्या होता है, इंटरनल ही होता है। तो जनरली अधिकतर में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद और डेवलप होगा, वो दो फॉर्म में बॉडी से बाहर आएगा। फीमेल बॉडी से बाहर दो फॉर्म में आ सकता है, वो बच्चा के फॉर्म में आ सकता है या वो अंडा के फॉर्म में आ सकता है, एग के फॉर्म में या बेबी के फॉर्म में। जैसे ह्यूमन है ना, उसका जो फर्टिलाइजेशन है पूरा डेवलप होके किसके फॉर्म में आता है, बेबी के फॉर्म में आता है। कोई भी एनिमल हो वो किसके फॉर्म में आता है, उसका बेबी के फॉर्म में, मतलब बच्चा के फॉर्म में। बट अगर हम बर्ड्स का बात करेंगे, बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ है, बॉडी के अंदर हुआ है, लेकिन उसका बेबी किसके फॉर्म में आएगा, एग के फॉर्म में आएगा। पहले एग निकलेगा, फिर एग से बेबी का जन्म होगा। ठीक है, तो जो एग देता है याद रखिएगा, उसको ओविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। कौन देगा, एग प्रोड्यूस करेगा। और जो बेबी प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। तो विविपेरस मतलब जो बेबी प्रोड्यूस करे, और जो ओविपेरस एनिमल्स है जो एग प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा पूछता है किसमें होगा, दोनों में होगा, विविपेरस एनिमल्स में भी और ओविपेरस एनिमल्स में भी। ओविपेरस अंडा वाला, विविपेरस बेबी वाला। अंडा वाला हम लोग जानते ही हैं, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। ठीक है, और जो बेबी देता है ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल है वो अपना स्पर्म रिलीज कर दिया बाहर, ठीक है, और जो फीमेल है उसका एग रिलीज हुआ बाहर, और दोनों बाहर मिला। इंटरनल क्या था, एग और स्पर्म अंदर ही मिल रहा था, अंदर ही, बॉडी के अंदर ही उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा था। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है मेल का और जो एग है फीमेल का, वो बाहर जाके फर्टिलाइज करेगा, बाहर जाके मिलेगा। ठीक है, when fertilization occurs outside the female body then it is called external fertilization। ठीक है, ये किस में होता है उसको देख लीजिए। यह होता है जो अंडा देने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब अंडा देने वाला नहीं, कुछ जैसे फिश हो गया, ठीक है, फ्रॉक्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, ये जो एग रिलीज करते हैं, ये जनरली एग कहां पे रिलीज करते हैं, वाटर में। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है जनरली किस में होता है, वाटर में होता है। तो बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वहां से जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो बेबी का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्रॉक्स जो है ये फर्टिलाइज करता है वाटर में। तो बहुत सारा फ्रॉग जो है, फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या करती है, एग को पूरा रिलीज कर देती है। और इनका जो एग होता है, देखिए मतलब ह्यूमन में अगर बात करेंगे या किसी एनिमल में बात करेंगे, जो बेबी रिप्रोड्यूस होता है उसका नंबर क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। हम लोग में ह्यूमन में कॉमन है 1 2, किसी केस में 3 भी है, एक्सेप्शन में 4 भी चला जाता है। एनिमल्स में बात करेंगे तो किसी एनिमल में थोड़ा ज्यादा है ना, किसी में कम है। डॉग के केस में ज्यादा है, कैट के केस में ज्यादा है, 3-4 भी हो जाता है, डॉग में भी 3-4 हो जाता है ना। बाकी जनरली हम लोग काऊ में बात करेंगे इसमें सिंगल होता है, कभी कभी डबल भी हो जाता है, बात समझे। लेकिन ये जो एनिमल होते हैं, फ्रॉक्स हो गए, फिश हो गए, खासतौर पे ये लोग क्या करते हैं,
लाखों में एग्स को रिलीज करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो एग का रिलीज होता है या सांप को भी देखिएगा वो ज्यादा अंडा देता है, क्योंकि वो अगर ज्यादा अंडा नहीं देगा ना तो उसका जो जनरेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस अंडा को बचाना भी है, कुछ फूट जाएगा, कुछ दूसरा जानवर आके खा लेगा, तो उसका जो अगला जनरेशन है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो ज्यादा नंबर्स में करते हैं, क्योंकि कुछ ही नंबर्स बच पाता है। ठीक है, इसीलिए पानी में ये रिलीज कर रहा है फिश एग, भैया सब फिश बचेगा, कुछ मछली खा जाएगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खा जाएगा, तो इतना ज्यादा छोड़ता है जो भैया तू खा जा, कुछ मर जाएगा, फिर भी कुछ बच जाता है और उससे नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। तो पानी में जो फीमेल है, ठीक है, फिश, वो रिलीज करता है एग्स, बहुत सारे एग्स रिलीज कर दिया, और जो मेल वाला है वो अपना स्पर्म रिलीज करता है, और पानी में ही ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट जैसे बनेगा वो डेवलप होकर एम्ब्रॉय बनेगा, फिर उससे फेटस बनेगा, फिर उससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मेनी एग्स डू नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और उसका जो दुश्मन होता है खाने वाला, उसकी वजह से बहुत सारे एग्स नहीं बच पाते हैं। सो जो फिश होते हैं लार्ज नंबर में एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज हेन्स लेज ओनली वन एग। हेन एक ही देता है, क्योंकि उस अंडा को भैया हम लोग क्या करते हैं, या तो खा जाते हैं या क्या करते हैं, उससे नए हेन को या उससे नए बेबी को जनरेट करना रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, या उससे नए बेबी को रिप्रोड्यूस करना रहता है तो उसको छोड़ देते हैं ना। तो जो क्या करता है, जो बर्ड्स होते हैं या जो मुर्गी होती है हम लोग देखते हैं, वो एग रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, लेकिन रिलीज क्या की, एग। फिर एक बाहर आता है ना, फिर उस पर क्या करती है, उसको गर्म करती है 21 दिन होता है, और 22वें दिन 23वें दिन उसमें से बेबी निकलता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या देखे, बर्ड्स के केस में देखे, रेप्टाइल्स के केस में देखे, पहले एग रिलीज होगा फिर बेबी उसमें से निकलेगा। लेकिन ह्यूमंस में बात करेंगे, ठीक है, और एनिमल्स में बात करेंगे, तो पूरा जो ग्रोथ होता है बेबी का वो अंदर होता है, मतलब जो जाइगोट है, एम्ब्रॉय है, फेटस है, सब इंटरनल, सबका इंटरनल ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो बर्ड्स में हम लोग देख लिए, फर्टिलाइज्ड एग लेड आउटसाइड, एम्ब्रॉय डेवलप्स यूजिंग फूड स्टोर्ड इन द एग, एग रिलीज कर देता है, एग में जो फूड स्टोर रहता है उससे एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है, फिर वहां पे फेटस बनता है, फिर बेबी जो होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, 21-22 दिन लगता है। लेकिन मैमल्स में बात करेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो यहाँ पे एम्ब्रॉय हो, ठीक है, फेटस हो, सबका जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर ही होता है, और पूरा बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, तब वो बाहर आता है। उसको सारा फूड जो है, ऑक्सीजन जो है, किसके द्वारा मिलता है, मदर के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी जो होता है एलाइव आता है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एग रिलीज नहीं होता है। किसके केस में, मैमल्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाई कांट मैमल्स ले एग्स लाइक बर्ड्स। बर्ड्स की तरह जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वह एग प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो बेबी होता है उसको कंटिन्यूअस नरिशमेंट चाहिए, उसको एकदम रेगुलरली उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, लेकिन एग के केस में नहीं होता है। अब एग जो है भैया सिंगल है, लेकिन यहाँ पे बेबी में बहुत सारा पार्ट्स है, उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल हम लोग पढ़ लिए, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जिस तरह एनिमल में दो तरह का रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी तरह प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा
और कुछ प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एनिमल की तरह प्लांट्स में भी दो टाइप्स का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एक हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट्स में ध्यान रखिएगा, जब सीड से हम लोग किसी प्लांट्स को जर्मिनेट करेंगे, प्लांट्स को उगाएंगे, तो बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड जरूर बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। जब सीड से न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन सीड को छोड़कर प्लांट्स का किसी पार्ट से अगर हम न्यू प्लांट्स बना रहे हैं, प्लांट्स के स्टेम से, रूट से, लीफ से अगर हम न्यू प्लांट्स को जनरेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस मेथड को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड से अगर प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो सेक्सुअल, और बिना सीड के अगर प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एसेक्सुअल। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, उसका बहुत सारा मेथड होता है। उसमें एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या होता है? हाँ, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 7 में भी ये था, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। तो समझिए, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। यह एक मेथड होता है, एसेक्सुअल मेथड होता है, जिससे हम नए प्लांट्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। उस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें करते क्या है, तो प्लांट्स का जो रूट होता है, स्टेम होता है, या लीफ होता है, या बर्ड्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव पार्ट्स। ध्यान रखिएगा, तो प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो कौन है? रूट है, स्टेम है, लीफ है और बर्ड्स है। तो जब हम किसी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं रूट से या स्टेम से या लीफ से या बर्ड से, तो इस प्रोसेस को, इस एसेक्सुअल मेथड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब हो गया नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करना। किससे? रूट से या स्टेम से या लीफ से या बर्ड से। तो जब हम रूट से, स्टेम से, लीफ से या बर्ड से नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या है भैया? यह एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। किसमें? प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे सीड का हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ बात ध्यान में रखना है। ये जो आप लोग प्लांट्स में देखते हैं, ये जो निकला हुआ रहता है, इसको बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड। यही बर्ड जो है, ये जब आगे बढ़ेगा ना, डेवलप करेगा, तो यही आपको लीफ बन जाएगा या ब्रांच बन जाएगा या फ्लावर बन जाएगा। इसको बर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बर्ड को ध्यान रखना है। अब ये जहां पे बर्ड है, जहां से लीफ निकल रहा है, कोई ब्रांच निकल रहा है, तो ये वाला जो एरिया है इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया पे देखिए, यहां से कुछ नहीं निकलेगा, ये एरिया में कोई नोड नहीं है, ना वहां से लीफ निकलेगा, ना कोई ब्रांच निकलेगा, ना फ्लावर निकलेगा। तो वह एरिया जहां से कोई लीफ निकलता है, ठीक है, कोई ब्रांच निकलता है, कोई फ्लावर निकलता है, उस एरिया को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। नोड पे ही बर्ड निकलता है। तो पहले बर्ड छोटा सा दाना टाइप का निकलेगा, फिर वो ग्रोथ करके ब्रांच बन जाता है, लीफ बन जाता है, या वो फ्लावर बन जाता है। ठीक है, तो इस एरिया को बोलेंगे नोड, और ये छोटा सा जो निकला है उसको क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, नोड क्या होता है? एक नोड इज ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच ए लीफ अराइजेस। ना, तो नोड जो होता है स्टेम पर या ब्रांच पर, वह एरिया होता है जहां से कोई फ्लावर या कोई लीफ निकलता है। बर्ड क्या होता है? ए बर्ड इज ए स्मॉल अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर इन ए प्लांट दैट कैन ग्रो इनटू ए फ्लावर, लीफ और शूट। तो जो बर्ड होता है एक अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो डेवलप करके फ्यूचर में लीफ बन जाता है या फ्लावर बन जाता है या ब्रांच बन जाता है, या वो आगे की तरफ जाके शूट बन जाता है ना। यहाँ पे जो बर्ड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और वो प्लांट्स का जो लेंथ होता है उसको क्या करता है? बढ़ाता है, शूट में बदल जाता है। और यहाँ का जो बर्ड होता है वो लीफ में बदल सकता है या फ्लावर में बदल सकता है। ठीक है, अब बर्ड जो होगा
प्लांट जो है उसके टिप पे हो सकता है या एक्सियल में हो सकता है, साइड में हो सकता है। ठीक है, टिप पे भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, दो नोड के बीच का जो ये वाला गैप देख रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड पे कोई भी आपको लीफ नहीं दिखेगा, कोई भी आपको ब्रांच नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए कोई ब्रांच नहीं है, कोई लीफ नहीं है, तो इस एरिया को इंटरनोड बोलते हैं। तो कोई भी प्लांट्स का जो ब्रांच निकलेगा, लीफ निकलेगा, वो कहां से निकलेगा? नोड से ही निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में, हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टेम से कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है, रूट से कैसे होता है और लीफ से कैसे होता है। तो देखिए स्टेम से बहुत सारा प्लांट्स को हम लोग रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है पोटैटो। तो पोटैटो से हम लोग नए प्लांट्स को जनरेट कर लेते हैं। तो यह जो पोटैटो आप देख रहे हैं, तो पोटैटो में जो गड्ढा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंख। अपने भाषा में क्या बोलते हैं? आंख। उसी को बोला जाता है बर्ड। क्या बोला जाता है? बर्ड। मतलब बर्ड से ही यहां से क्या होगा? नया प्लांट्स निकलेगा। किसका? पोटैटो का। तो जितना ये जो पोटैटो है उसमें जितना बर्ड होगा उतना वो प्लांट्स में जनरेट हो जाएगा, प्लांट्स में वह रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब आलू को खेत में लगाते हैं तो देखा जाता है जो उसमें कितना आंख है, कितना बर्ड्स है, और उतना टुकड़ा उसको किया जाता है। ठीक है, ऐसा टुकड़ा आप ले लिए जिसमें कोई बर्ड नहीं है और उसको मिट्टी में लगा दीजिएगा तो कोई भी पोटैटो का प्लांट्स नहीं निकलेगा। लेकिन वो वाला एरिया आप कट किए हैं जहां पे ये बर्ड्स है, आंख है, और मिट्टी में डालेगा तो वहां से आलू का, पोटैटो का नए प्लांट्स निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमको मौका मिला था काटने का तो हम बहुत सारा पीस बना दिए थे। ठीक है, और बाद में पिटाई हुआ और फिर समझ में आया जो उस एरिया को काटना है जहां पे गड्ढा है। जितना गड्ढा होगा, जितना बर्ड्स होगा, उतना आलू का पेड़ लग जाएगा, उतना आलू का पौधा लग जाएगा। ठीक है, तो पोटैटो में होता है। उसी तरह शुगर केन, शुगर केन में भी देखिएगा। ठीक है, शुगर केन में भी यहाँ पे जो बर्ड्स होता है, ठीक है, उसको हिला दीजिएगा, उसको मिट्टी में डाल दीजिएगा तो वहां से भी नया प्लांट्स बन जाएगा। तो जब शुगर केन को काट के, ईख को काट के जब खेत में डाला जाता है तो इसका ध्यान रखा जाता है कि एक बर्ड्स आना चाहिए, एक बर्ड से एक प्लांट्स का ग्रोथ हो जाएगा शुगर केन। ठीक है, उसी तरह बेम्बू में होता है। ठीक है, उसी तरह जिंजर में भी होता है। जिंजर में जो राइजोम होता है, ठीक है, उठा हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जितना राइजोम होगा उतना ही वहां से नए प्लांट्स बन जाएगा। किसका? जिंजर का। उसी तरह मनी प्लांट्स, मनी प्लांट्स का भी अगर आप काट लेते हैं स्टेम को और उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो वहां से भी नया मनी प्लांट का प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लीफ से क्या? लीफ से हम नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यस। तो एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में कुछ नहीं करना, आपको एक पत्ता आपको तोड़ना है और उस पत्ता को मिट्टी में सटा के रख देना है और थोड़ा सा उसको मॉइस्चर दे देना है, और इसमें जितना भी आपको कर्व दिखेगा, गड्ढा दिखेगा पत्ता पे, वहां से आपको नए प्लांट्स का ग्रोथ मिल जाएगा। ये सब बर्ड्स होता है। क्या होता है? बर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है? बर्ड्स होता है, और यहाँ से आपका नया प्लांट्स मिल जाएगा। किसका? ब्रायोफाइलम का। तो बहुत सारा प्लांट्स यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो एक लीफ से बहुत सारा प्लांट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है। रूट्स का बात करेंगे तो रूट्स के द्वारा भी बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, डहलिया हो गया, इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किससे? रूट से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज क्या है। तो यह जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग देखे हैं, एसेक्सुअल मेथड जो देखे हैं प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने का, उसका बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे यह बहुत ही फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, मतलब इस मेथड के द्वारा हम लोग नए प्लांट्स को बहुत कम समय में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग टू द पेरेंट प्लांट। इसमें एक और फायदा होता है, जैसा प्लांट्स होगा वैसा ही न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब जब हम सीड से नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही बात आएगा तो वहां पे एक मेल पार्ट भी होगा और एक फीमेल पार्ट भी होगा। तो जैसे ह्यूमन में हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे, उसी तरह प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है।
तो जो फ्लावर होता है वही होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ध्यान रखिएगा। तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो कौन होता है? फ्लावर होता है, ठीक है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है? आपका फ्लावर होता है। मतलब रिप्रोडक्शन में फ्लावर ही पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्लावर का कुछ बेसिक पॉइंट को आप जान लीजिए। फ्लावर जो आप देखते हैं उसके नीचे वाला जो ग्रीन कलर का होता है ना, फूल जब नहीं खिलता है तो ये ग्रीन कलर उसको कवर करके रखता है। जब फूल खिल जाता है तो ये ग्रीन जो पार्ट्स है वो नीचे आ जाता है। तो ग्रीन कलर का जो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं इसको सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। और यह जो रंगीन फूल देखते हैं जिसको असली में हम लोग फ्लावर या फूल बोलते हैं, जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, इस रंगीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। तो सेपल बोलेंगे हरा वाला भाग को, और जो रंगीन वाला भाग है उसको पेटल बोलेंगे, ठीक है। सबका काम होता है, जो हरा वाला भाग होता है सेपल, वो फूल को प्रोटेक्ट करता है, और जो पेटल होता है जो महकता है, सुगंध होता है, वह क्या करता है? तितली को और मधुमक्खी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद दो पार्ट्स और होता है जो सबसे मेन होता है। यहां पे जो बीच वाला ये देख रहे हैं बॉस को, यही है बॉस। ये होता है, इसका नाम होता है पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। और ये जो पतला सा आप देख रहे हैं ना, डंडी पे खड़ा है, ये होते हैं, इनका नाम होता है स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो फूल में भी एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो चार पार्ट, बेसिक पार्ट ध्यान रखिएगा। सीपल जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, पिटल जो रंगीन वाला भाग होता है, ठीक है, और जो बीच में फूला हुआ होता है मैडम जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे, या कार्पेल बोलेंगे, या फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और ये पतला पतला सा जो मैडम के साइड साइड से है ना, मतलब पिस्टिल के साइड साइड से जो डंडी दिख रहा है वो क्या होता है? मेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया? सिंपल समझ गए? या ग्रीन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको? फ्लावर को, ठीक है। अब देखिए सीपल और केलिक्स क्या होता है। एक को, ये हरा वाला जो भाग आप देख रहे हैं, एक होगा तो सीपल बोलेंगे, लेकिन उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे केलिक्स, याद रखिएगा। कलेक्शन को क्या बोलेंगे? केलिक्स बोलेंगे। उसी तरह अगला जो रंगीन भाग है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है हनी बी को और बटरफ्लाई को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। तो एक को पेटल्स बोलेंगे, और बहुत सारा रंगीन भाग होता है फूल का, उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका स्टेमेन, जो मेल पार्ट होता है। तो सिंगल होगा तो स्टेमेन बोलेंगे, और स्टेमेन का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। तो यह मेल पार्ट होता है किसका? फ्लावर का, ठीक है। अब इसमें देखिए, यह जो मेल पार्ट है आपका, इसमें दो पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्लावर का मेन पार्ट क्या होता है? स्टेमेन होता है, ठीक है। और स्टेमेन का जो कलेक्शन होगा, बहुत सारा स्टेमेन, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलेंगे। क्लियर है? इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका मुंडी जो हेड होता है, खूब ध्यान से समझिएगा, और एक होता है डंडी जो इसको सपोर्ट करता है। डंडी को बोलेंगे फिलामेंट। डंडी को क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये हेड वाला जो पार्ट होता है इसको एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। जैसे हम लोग में टेस्टिस है, उसी तरह फ्लावर में एंथर होता है, ठीक है। जिस तरह टेस्टिस प्रोड्यूस करता है क्या? स्पर्म, उसी तरह एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। मतलब आप सिंपल में कह सकते हैं, जिस तरह मेल में स्पर्म होता है, उसी तरह फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, ठीक है, या एंथर, उसका स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? पोलन ग्रेन। क्लियर है? तो फ्लावर में जो मेल पार्ट है उसका स्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। छोटा 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 दाना की तरह होता है, समझ गए? तो फ्लावर का मेल पार्ट क्या हो गया भैया? स्टेमेन। उसका दो पार्ट है, एक डंडी एक मुंडी। मुंडी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथर, और डंडी को बोलेंगे फिलामेंट। जो डंडी है लाइक टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म है, तो इसके एंथर में क्या होगा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज लाइक स्पर्म। क्लियर? एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया।
एंथर प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन, ठीक है। इसी को हम लोग फ्लावर का मेल गैमेट्स बोलेंगे, जैसे हम लोग स्पर्म को मेल गैमेट्स बोले थे इन केस ऑफ ह्यूमन या एनिमल। उसी तरह फिलामेंट हो गया आपका डंडी, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे जो फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट ये वाला जो आप देख रहे हैं फ्लावर का, इसको हम लोग बोलते हैं या तो पिस्टिल बोलिए तब या कार्पेल बोलिए तब। अब बहुत सारा अगर पिस्टिल होगा, बहुत सारा फीमेल पार्ट होगा, तो सबको मिला के उसके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम, क्लियर है। अब इसका 3 पार्ट है, मेल का 2 पार्ट था, उसी तरह इसका 3 पार्ट है। एक पार्ट हो गया आपका मुंडी, हेड, एक हो गया आपका मिडिल वाला पार्ट, और एक हो गया नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको स्टिग्मा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। और ये वाला जो पार्ट है ये नली हो गया, ट्यूब हो गया, इसको स्टाइल बोलेंगे। स्टाइल में कौन रहेगा आप समझते ही हैं, और फूला हुआ भी कौन रहेगा आप भी समझते हैं, ठीक है। और ये फूला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो फीमेल पार्ट्स का जो फ्लावर का फीमेल पार्ट्स है पिस्टिल, जिसको कार्पेल बोलेंगे, उसका 3 पार्ट्स हो गया, टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप पार्ट्स को स्टिग्मा, मिडिल को स्टाइल और नीचे वाला पार्ट्स को ओवरी बोलेंगे। जिस तरह फीमेल में ओवरी था उसी तरह इसमें ओवरी हो गया, ठीक है। अब फीमेल में ओवरी के अंदर क्या था? एग। उसी तरह इसके ओवरी के अंदर जो होगा वो आपका होगा ओव्यूल। क्या होगा? ओव्यूल, याद रखिएगा। जैसे वहां पे एग बोले थे या ओवम बोले थे, उसी तरह ओवरी में छोटा छोटा दाना होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह फ्लावर का है उसी तरह तो हम लोग का है, नाम अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चीज वही है, ठीक है, समझ गए। अब ये स्टिग्मा, अब यहां से ये जो एंथर है इसका जो पोलन ग्रेन है उसको यहां पे आना है स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा जो होता है थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ताकि वह पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे आता है तो उसको चिपका सके, पकड़ सके, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा और धीरे 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 नीचे आएगा और यहाँ पे ओवरी में आ जाएगा, और ओवरी में क्या? ओव्यूल। ओव्यूल है और ओव्यूल से मिल जाएगा कौन? पोलन ग्रेन। बस खेल यही तो स्टार्ट होगा। तो ओव्यूल हो गया आपका फीमेल का एग, पोलन ग्रेन हो गया मेल का स्पर्म जो फ्लावर का है। दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है जिसको कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे, उसका 3 पार्ट्स हो गया। एक हो गया टॉप वाला स्टिग्मा, या स्टिकी सरफेस होता है जहां पे पोलन ग्रेन का होता है, लैंड करता है, पोलन ग्रेन वहां पे चिपकता है। उसके बाद बीच वाला पार्ट स्टाइल हो गया, यह एक ट्यूब की तरह होता है जो स्टिग्मा को कनेक्ट करता है किसके साथ? ओवरी के साथ, ठीक है। तो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। अगला है सबसे मेन ओवरी, इसमें ओव्यूल्स होता है। क्या होता है? ओव्यूल्स एक की तरह होता है जिसको हम लोग फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। ये प्लांट्स का फीमेल गैमेट्स हो गया जो डेवलप करता है सीड में, ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको आगे हम लोग समझेंगे, समझ गए। तो ओवरी में क्या होता है? एग होता है जिसको फीमेल गैमेट्स बोलते हैं प्लांट्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। अब प्लांट जो होगा उसमें जो फ्लावर है वो 2 तरह का हो सकता है। एक ऐसा फ्लावर होगा जिसमें केवल एक ही होगा, मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल पार्ट्स होगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर जो होता है उसमें मेल पार्ट्स भी होता है और फीमेल पार्ट्स भी होता है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक ही पार्ट्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है, वैसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक ही है पेरेंट्स, या तो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है। तो फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमेन, या तो पिस्टिल होगा या तो स्टेमेन होगा, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे आपको याद रखना है, कॉर्न हो गया, पपाया हो गया और कुकुम्बर हो गया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसमें केवल क्या होता है? एक ही पेरेंट्स होगा, या तो फादर होगा या तो मदर होगा, मतलब या तो पिस्टिल होगा या तो स्टेमेन होगा। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों, ठीक है, पार्ट्स होता है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, मतलब स्टेमेन भी होगा और पिस्टिल भी होगा, ठीक है। तो फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया और पिटूनिया हो गया, ठीक है। ये तीनों में क्या होता है?
दोनों पार्ट्स होता है, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, अब आप सोचिएगा, जब अगर सिंगल होगा तो क्या उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी होता है। ठीक है, दूसरे फ्लावर से कर लेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों, उसमें तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है ना, उसका जो रिप्रोडक्शन होगा दूसरे प्लांट्स का जो फ्लावर है सेम वाला, उसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे पपाया का है, एक पपाया का पेड़ यहां पे है और दूसरा पपाया का पेड़ वहां पे है, तो इनके और इनके बीच में क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? जो मेल वाला पार्ट है स्टेमेन, उसका पोलन ग्रेन चला जाना चाहिए। कहां पे चला जाना चाहिए? जो फीमेल पार्ट्स है उसके स्टिग्मा पे चला जाना चाहिए। कैसे जाएगा भाई? तो नेचर ने बहुत सारा तरीका बनाया है जिससे वह पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन को जाना है, ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन को जाना है कहां पर? स्टिग्मा पर। किस पर? स्टिग्मा पर। ठीक है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स होता है उसका जो टॉप लेवल का होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन को चला जाना है किस? स्टिग्मा पे। तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाएगा तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? पोलिनेशन। याद रखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन जाएगा, कहां पर जाएगा? ठीक है, फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाएगा, तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन कहां से जाएगा? एंथर से जाएगा। किस पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। किसका स्टिग्मा? जो पिस्टिल है उसका स्टिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया मेल का पोलन ग्रेन और वो हो गया आपका फीमेल का स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाएगा इस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलिनेशन किस तरह होगा भैया? अगर एक ही फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है तो दोनों के बीच में आराम से पोलिनेशन हो जाएगा। बस उनको सटने का देरी है। सटाएगा कौन? एयर सटाएगा। इंसेक्ट सटा सकता है, पोलन ग्रेन उठा के स्टिग्मा पे ला सकता है, या एयर के थ्रू एक दूसरे से चिपक सकते हैं। दूसरा हो सकता है, ठीक है, तो देखिए एक ही फ्लावर में यहां पे मेल भी है और यहां पे फीमेल भी है, मतलब स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, दोनों के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया तो इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। एक ही प्लांट है, देख लीजिए, एक ही प्लांट है। ठीक है, एक ही प्लांट्स के एक ही फूल में अगर मेल और फीमेल के बीच में पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही प्लांट्स है, एक फूल इधर है और एक फूल इधर है, प्लांट्स है कि एक फूल इधर एक फूल इधर, और इन दोनों के बीच में भी अगर पोलिनेशन हो जाता है तो भी बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन का सिंपल मतलब ध्यान रखिएगा, प्लांट्स एक ही होना चाहिए। तो एक ही प्लांट्स के एक फ्लावर के बीच में हो जाए तब, या एक ही प्लांट्स के दो फ्लावर के बीच में हो जाए तब, इस पोलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। मतलब दूसरा प्लांट्स से पोलिनेशन आपको नहीं कराना है। ठीक है, दोनों केस में बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी जो एक प्लांट्स ये है और एक प्लांट्स ये सेम होना चाहिए, ये नहीं जो पपाया का पोलिनेशन आप गुआवा से कर दीजिए, ठीक है, टोमेटो का पोलिनेशन आप रेडिश के साथ कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है, प्लांट सेम होना चाहिए। अब ऐसे हो रहा है कि यहां से यहां पोलिनेशन हो गया, ये प्लांट्स का फ्लावर अलग है, ये प्लांट्स का फ्लावर अलग है, तो क्लियर हो गया। तो पोलिनेशन जो होगा दो तरह का हो जाएगा, टू टाइप्स का हो जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन, इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो जाए तब, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन हो जाए तब इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। जबकि दो प्लांट्स सेम काइंड का होना चाहिए, दो प्लांट्स अगर सेम काइंड का है और उनके दो फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। अब ये पोलिनेशन कौन कराएगा भाई? पोलिनेशन का अलग अलग मीडियम है। इंसेक्ट पोलिनेशन करा सकता है,
पोलिनेशन का मतलब सिंपल पोलन ग्रेन को किसी ना किसी तरह से स्टिग्मा तक पहुंचा देना है। उसमें कौन हेल्प करेगा? इंसेक्ट, जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया। विंड से भी पोलिनेशन हो जाता है, लेकिन ये किस में होगा? एक ही प्लांट्स के बीच में होगा, मतलब सेल्फ पोलिनेशन वाला में विंड भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, तो वाटर के थ्रू भी पोलिनेशन जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें पोलिनेशन वाटर के थ्रू भी हो जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा देता है। अब पोलिनेशन हो गया, मतलब पोलन ग्रेन पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया? स्टिग्मा में पहुंच गया। अब ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा पर पहुंच गया। अब यहां पे क्या करेगा? यहां पे ये थोड़ा सा डेवलप होगा, डेवलप होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और यह जो ओवरी है, ठीक है, प्लांट्स का फीमेल पार्ट्स का जो ओवरी है वहां तक ये कनेक्शन कर लेगा, एक कनेक्शन बना लेगा, और इसके थ्रू यहाँ पे जो पोलन ग्रेन था वो आ जाएगा ओवरी में। कहां पे आ जाएगा? ओवरी में। और इस ओवरी में क्या था? ओवम था। ठीक है, और पोलन ग्रेन आ गया, तो पोलन ग्रेन और ओवरी में जो ओवम था, या इसी को क्या बोल रहे थे? ओव्यूल जो था, ये मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोलन ग्रेन था यहाँ पे आ गया। अब ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स था पोलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट्स था ओवम या ओव्यूल था, वो दोनों मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया। ठीक है, अब यह जाइगोट जो है डेवलप करके किस में बदल जाएगा? एम्ब्रॉय में बदल जाएगा। अब कुछ बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ये हो गया आपका, ये वाला जो देख रहे हैं ना, किसका कॉम्बिनेशन है? पोलन ग्रेन और ओव्यूल। ये बन जाएगा आपका सीड। क्या बन जाएगा? सीड। और इसके ऊपर जो ओवरी है ये बन जाएगा आपका फ्रूट। क्या बन जाएगा? फ्रूट, क्योंकि ओवरी थोड़ा गद्देदार होता है तो फ्रूट में चेंज हो जाएगा। और यह जो पोलन ग्रेन और ओवम जो है, मतलब यह जो जाइगोट है, किसमें बदल जाएगा? सीड में बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट था, जाइगोट किसका कॉम्बिनेशन है? पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल। तो पोलन ग्रेन और ओव्यूल मिलकर जो बना है वो सीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीड। और उसके ऊपर जो ओवरी है वो किस में बदल जाएगा? वो फ्रूट में बदल जाएगा। तो जो हम लोग फ्रूट खाते हैं वो आपका हो गया, क्या खा रहे हैं? ठीक है, हम लोग प्लांट्स का ओवरी खा रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो सीड होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है। ध्यान रखिएगा, इसी जाइगोट से नए प्लांट्स का जनरेशन हो जाएगा। उस सीड को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? सॉइल में लगाएंगे, पानी डालेंगे, उसको न्यूट्रिएंट देंगे, तो उसको क्या होगा भैया? ये तो वहां से न्यू बेबी प्लांट्स का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, सीड क्या होता है? जाइगोट या ओव्यूल। ओवरी क्या होता है? फ्रूट। जर्मिनेशन एक वर्ड ध्यान रखना है, जर्मिनेशन क्या होता है? तो देखिए, द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू बेबी प्लांट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब सीड से बेबी प्लांट्स डेवलप करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का मतलब है सीड से बेबी प्लांट्स में डेवलप होना। तो सीड से जो बेबी प्लांट डेवलप होता है इस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। तो सीड को सॉइल में डालिए, उसको मॉइस्चर दीजिएगा, तो वह क्या होगा? बेबी प्लांट्स में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन हम लोग बोलते हैं। When seeds gets water, they use stored food to grow roots and shoots। ना, जैसे ही सीड को डालेंगे तो सीड में क्या है? सीड में न्यूट्रिएंट्स है, उसको मिल जाएगा प्लांट्स को, और छोटा सा प्लांट्स निकलेगा, रूट जाएगा नीचे की तरफ, और ऊपर वाला जाएगा शूट। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको शूट बोलते हैं, नीचे जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक है, सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रॉय होता है, क्योंकि सीड के अंदर ही जाइगोट था, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रॉय बन गया, और एम्ब्रॉय से ही न्यू प्लांट्स का, ठीक है, न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग जान गए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी दो तरह का रिप्रोडक्शन हम लोग देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग कंप्लीट कर लिए क्लास 8 का जो पूरा सिलेबस था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। पूरे साइंस में जो क्यूरियोसिटी बुक्स था उसमें 13th चैप्टर है, और टोटल 13 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए।
आई होप सारे चैप्टर्स को आप किए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे चैप्टर वाइज आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, A4 में भी दे देंगे जिससे आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। दूसरा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा जिससे आप बहुत कम समय में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है रैपिड नोट्स, तो वो भी मिल जाएगा। और अब हम लोग रिवीजन करेंगे रैपिड रिवीजन। तो अब से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन, जिसमें कम समय में हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे एग्जाम के व्यू से। तो मिलते फ्रेंड्स अगले साल नहीं, इसी साल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे।